अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा छठा 6th ओवरव्यू सेशन है, जो कि बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। और ये मेरी कोशिश है कि आखिरी हो ओवरव्यू सेशन। उसके बाद हम अपना रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपनी सबसे पहले बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज कि SAP FICO कॉन्फ़िगरेशन। इसके फ़ौरन बाद जो है वो हमने करनी, मतलब जब भी हम SAP FICO की बात करते हैं तो हमेशा हर जगह यही बात हो रही होती है, कॉन्फ़िगरेशन, और इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन है क्या, कितनी किस्म की है। तो SAP FICO कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 तरह की होती है। एक जो है वो आपकी बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, और दूसरी जो है वो आपकी बिज़नेस प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। एक हमारी जो है वो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, दूसरी हमारी बिज़नेस प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन को आप जो है वो फाउंडेशन भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इसको बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसके बगैर जो है वो आगे किसी भी किस्म की जो है वो अ, इसके बगैर कॉन्फ़िगरेशन करना नामुमकिन है। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है वो डिफरेंट हमारे बिज़नेस प्रोसेसेस हैं, अकाउंट्स पेएबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, आपका जीएल अकाउंट्स है, एसेट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फ़ॉल करती हैं, और ये सारी की सारी जो है वो आपकी बिज़नेस प्रोसेस का पार्ट होती है, बिज़नेस प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होती है। तो सबसे पहले हम बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेंगे कि बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें, आज जो है वो अ, आखिरी मैंने जो है ये ओवरव्यू सेशन रखा था कि इसमें हम पहले बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन को समझ लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करें, बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन को करना स्टार्ट करें। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले की बात करूँ तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि डाटा जो है आपका फ़ीको में, सैप फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग में डाटा फ्लो क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं, उसके बाद
ट्रांजैक्शनल डाटा होता है कि क्रिएट होता है। देन वी टॉक अबाउट रिपोर्ट्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सपोर्ट कम्स। तो इसमें जो है ये है हमारा डाटा फ्लो इन सैप फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, जिसमें मैंने ऊपर की जो है वो फर्स्ट रॉ छोड़ दी थी, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपकी बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, मास्टर डाटा क्रिएशन है, ट्रांजैक्शनल डाटा क्रिएशन है, रिपोर्ट्स हैं, सपोर्ट है, ये तमाम चीजें जो हैं वो बेस करती हैं, डिपेंड करती हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि आपकी क्लाइंट की बिजनेस रिक्वायरमेंट है क्या। उसी बिजनेस रिक्वायरमेंट की बेस पर आप अपने सिस्टम को सैप फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं। उसी के हिसाब से आपका जो है वो मास्टर डाटा क्रिएट होता है और मास्टर डाटा के हिसाब से जो है वो आपका ट्रांजैक्शनल डाटा जो है वो क्रिएट होता है और फिर रिपोर्ट्स की बारी आती है और फिर आखिर में हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा क्लाइंट प्रोवाइड करता है कि जो है उसको चाहिए क्या आपसे, और उस बिजनेस रिक्वायरमेंट की बेस पे जो है सैप इको कंसल्टेंट यानी कि हम कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करते हैं सिस्टम के अंदर, और उसके बाद जो है वो हम मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं, और ये जिम्मेदारी है आपकी फीको कंसल्टेंट एंड बिजनेस यूजर्स, ये दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों मिलके जो है इसमें, ये नहीं कि आप फीको कंसल्टेंट जो है वो खुद से जो है वो कोई मास्टर डाटा क्रिएट कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि मास्टर डाटा जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बिजनेस यूजर ही आपको बताएगा मास्टर डाटा, जो कि आप मिलके उसके साथ क्रिएट करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शनल डाटा होता है, ट्रांजैक्शनल डाटा जो है वो भी आप फीको कंसल्टेंट और बिजनेस यूजर्स दोनों की मिलके जो है वो होती है, काम होता है, दोनों मिलके काम करते हैं, और जो है रिपोर्ट्स में भी जो है वो फीको कंसल्टेंट और बिजनेस यूजर मिलके काम करते हैं, क्योंकि बिजनेस यूजर आपको बताता है कि भाई हम कौन-कौन सी रिपोर्टें यूज़ करते हैं और हमें कौन-कौन सी रिपोर्टें चाहिए होंगी। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो ये दोबारा फिर सैप फीको कंसल्टेंट की बात आ जाती है कि ये इसको सैप फीको कंसल्टेंट इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसके बाद। तो इसके अंदर जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट तो हम बात कर चुके हैं कि जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है, और बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो बिजनेस प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बिजनेस रिक्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर मैं पहले भी अपने जो है वो लेक्चर कर चुका हूँ। आप लोग इस बात को बहुत ही बखूबी समझ गए हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बगैर किसी बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन के, बिजनेस रिक्वायरमेंट के या बिजनेस प्रोसेस के जाने आप किसी भी चीज़ को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इस तरह नहीं है कि जो है आप किसी क्लाइंट के पास गए और आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन करके दे दी बगैर उसके पूछे और बगैर उसकी रिक्वायरमेंट लिए। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके हैं, तो आई बिलीव कि यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन इंशाल्लाह जो है हम इसको सीखेंगे करना। 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताया आपको कि 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। सबसे पहले बिज़नेस कॉन्फ़िगरेशन होती है और फिर दूसरी बिज़नेस प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें मुख्तलिफ बिज़नेस प्रोसेस होते हैं हमारे, अकाउंट्स पेएबल है, रिसीवेबल है, आपका एसेट अकाउंटिंग है, बैंक है, कैश है, रिकंसिलिएशन है,
मैनुअल है, इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलिएशन है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं मुख्तलिफ, और जो है वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बिज़नेस प्रोसेस होती है, और वो भी हमें क्लाइंट ही बताता है कि जो है वो बिज़नेस रिक्वायरमेंट उसकी क्या है। आया वो मैनुअल बैंक बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं या वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकंसिलिएशन उनको कॉन्फ़िगर करके देना पड़ेगी। अब आती है बात मास्टर डेटा के ऊपर। तो मास्टर डेटा जो है वो क्या चीज़ होती है? इसके ऊपर हमने कभी पहले बात नहीं की, कहा था। मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा-सा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे कि मास्टर डेटा क्या होता है। वैसे आई होप कि आपको सबको पता ही होगा कि मास्टर डेटा क्या होता है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लियरेंस इसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि मास्टर डेटा इन सैप, क्योंकि मैं यहाँ सैप एस/4HANA इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं स्पेसिफ़िकली सैप फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ, और मैं जो भी बात करता हूँ मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मेरी बात स्पेसिफिकली इन द रिस्पेक्ट ऑफ विद द रिस्पेक्ट ऑफ एस फॉर हाना फाइनेंस कंट्रोलिंग मॉड्यूल है। इज द बेसिक परमानेंट, अच्छा kindly ignore my spelling if I make some mistake, that the company sets up once and then uses repeatedly in its day-to-day financial transaction. Usually, master data in SAP S/4HANA FICO is the basic permanent information that a company sets up once and then uses repeatedly in its day-to-day financial transaction. वो जो है आपकी मास्टर डाटा में वो क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि बेसिक और परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि कंपनी एक दफ़ा सेटअप कर देती है और उसको बार-बार फिर यूज़ किया जा सकता है। उसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हो सकती हैं, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स भी हम समझ लेते हैं कि some these examples are deal accounts, customers, vendors, cost centers, profit centers, assets। ये सब जो है वो आपकी मास्टर डेटा का हिस्सा हो सकते हैं, और इसके अंदर जो हम डेली बेसिस के ऊपर जो डेटा पास कर रहे होते हैं
और डे टू डे इंक्रीज कर रहे होते हैं, वो हमारी ट्रांजैक्शनल डाटा कहलाई जाती हैं या कहा जाता है उनको। एसेट की आप जो डे टू डे बेसिस के ऊपर एसेट के हवाले से या वेंडर या कस्टमर किसी से कोई चीज़ खरीदी है या किसी को कोई चीज़ बेची है, तो वो तमाम चीज़ें जो डेली बेसिस के ऊपर बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शनल डाटा। और इन मास्टर डाटा और इन ट्रांजैक्शनल डाटा की बेस पर कुछ रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती हैं, जो बिजनेस यूजर जनरेट कर रहा होता है। और आखिर में जो है वो आपका सपोर्ट होती है कि भाई आफ्टर गो लाइफ जो है वो अगर आपका प्रोजेक्ट जो है मतलब लाइव हो गया है और जो है उसके बाद भी जो है वो फीको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है ना सपोर्ट प्रोजेक्ट के जो है यूजर को ट्रेन करना है और कुछ उसकी चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ तो टिकट रेज हो रहे होते हैं और फिर उनको आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इट इज डिफरेंट थिंग, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो एक तो ये बात हो गई कि जो है वो हमने इसको इस तरीके से मजीद ये कि एक चीज और मैं आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि नॉर्मली प्रोजेक्ट में होता क्या है। नॉर्मली जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं तो हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं जो कि आपका सैप इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा होता है या करवाना चाहता है, और वो हमें बताता है कि जो है भाई मेरी ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है और मैं SAP S/4HANA इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। वो आपको अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट देता है और आपको अपने बिजनेस प्रोसेसेस समझाता है। लेकिन अ, अभी जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभी हम जो है वो इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं सैप फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग को, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अभी हमारे पास कोई क्लाइंट या बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है राइट नाउ, क्योंकि हम खुद इसको सीख रहे हैं, इसको अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई क्लाइंट अवेलेबल नहीं है जो कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताए और हमें बिजनेस प्रोसेसेस समझाए। तो ऐसी सूरत में सीखते वक्त इस बात का काइंडली ख्याल रखिएगा कि अगर कोई क्लाइंट मौजूद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिस्टम में जो चाहे करते रहें या जो चीज चाहे अपनी मर्जी से बना दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसी सूरत में फिर आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। आप उसको कोई रिजल्ट ड्रिवन कोई जो है या रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो कोई चीज आप उसको नहीं कर पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में आपको खुद क्लाइंट बन के ये सोचना है कि जो है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी कंपनी के अंदर क्या बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं और किसी सिस्टम को किस तरीके से काम करना चाहिए। और ना सिर्फ आपने क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है इसको पढ़ते वक्त, बल्कि आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। यानी अगर मैं कहूँ कि इसमें 3 चीज़ें हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो है डिस्कस किया कि यहाँ पे जो है वो बिज़नेस रिक्वायरमेंट क्लाइंट दे रहा है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप कर रहे हैं और मास्टर डाटा, ट्रांज़ैक्शनल डाटा, रिपोर्ट्स जो है वो आप बिज़नेस यूज़र्स के साथ मिलके डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको कहूँ कि इसमें 3 लोग शामिल हैं, एक तो क्लाइंट हो गया, दूसरा आप हो गए सैप फीको कंसल्टेंट, और तीसरा जो है वो बिज़नेस यूज़र हो गया। ठीक है? तो आई मीन टू से कि क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम अभी जो है वो हमारे पास जो है कोई क्लाइंट अवेलेबल नहीं है जो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको बताए, तो आपने इन तीनों की कैपेसिटी में रहते हुए सोचते हुए काम करना है। क्लाइंट भी आप खुद ही हैं। आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि जो है किसी क्लाइंट की क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी जो है वो
बिजनेस साइट पे आपके क्या-क्या बिजनेस प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेसेस क्या हैं और उन क्लाइंट की इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेसेस के अगेंस्ट क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है और फिर उसको करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि अ, राइट? नो रिक्वायरमेंट, नो कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास जब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? किसी कॉन्फ़िगरेशन को, किसी चीज़ को बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जो है वो आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो आप कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? ठीक है? अंडरस्टैंड? तो दूसरी चीज़ मज़ीद ये कि जब अ, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी हो तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और है जो कि क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला पार्ट जो होता है जो मैं आगे आपको बताऊँगा अभी-अभी इंशाल्लाह लिख के दूँगा सब कुछ मैं, तो वो होता है कंपनी कोड क्रिएशन का। तो अगर मैं कहूँ कि कंपनी कोड क्रिएशन से पहले या अगर मैं कुछ इस तरह कहूँ कि कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपको कुछ बेसिक प्री-रिक्विज़िट्स हैं जो कि उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अ, क्यों है ये? क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो आपका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फिर सही नहीं होगी। क्योंकि जब रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी आपके पास जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो आप जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या? और अगर करेंगे तो फिर वो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट वो होगी ही नहीं। ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो नेम ऑफ द कंपनी अलोंग विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ दे आर डीलिंग विद। सबसे पहली बात तो ये कि जो है वो आपको उस कंपनी का नाम डेफ़िनेटली पता होना चाहिए। दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि वो कंपनी कौन-कौन सी प्रोडक्ट और कौन-कौन सी सर्विसेज़ डील करती है, ठीक है? दूसरी कंपनी लोकेशंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कि उस कंपनी की लोकेशंस जो हैं वो कहाँ-कहाँ पर हैं या डोमेस्टिक कंपनी है सिर्फ़ आपका इनलैंड जो है वो ब्रांचेज़ हैं या उसकी कोई इंटरनेशनल और दूसरी भी है या कोई इंटरनेशनल है और उसकी ये एक और जो है दूसरी कंपनी है जो कि आपके मुल्क में या आपकी कंट्री में जो है वो है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है फॉर व्हिच लोकेशंस कंट्री या वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एसएपी। कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी लोकेशंस जो है वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है या इट माइट पॉसिबल कि जो है वो कोई इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और आपकी कंट्री में उसकी एक वो है
ब्रांच है और वहाँ पे कंट्री में एक अलग से उसने खोला हुआ है, आपकी कंपनी है उसकी। तो ये देखने की ज़रूरत है कि आप जो एसएपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो किस लोकेशन के लिए कर रहे हैं, किस कंट्री के लिए कर रहे हैं। आया वो आपकी डोमेस्टिक कंट्री जो में जो जो बिज़नेस रन हो रहा है उसके लिए कर रहे हैं, या साथ-साथ आपको जो है वो इंटरनेशनल जो है वो उसके लिए भी करनी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, our concept या understanding is always with respect to implementation project only। ये क्या चीज़ है? ये मैं अपनी जो हम कोर्स जो कर रहे हैं इसके हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कि वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आपके आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, रोल आउट प्रोजेक्ट होता है, माइग्रेशन प्रोजेक्ट होता है। लेकिन हम जो भी यहाँ पर काम करेंगे, जो सीखेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के हवाले से होगा। हम जो भी बात करेंगे यहाँ पर अभी, वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के हवाले से होगी। क्योंकि अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट नहीं पता, तो फिर आप इन माय ओपिनियन अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट नहीं पता, तो फिर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट, माइग्रेशन प्रोजेक्ट, रोल आउट प्रोजेक्ट या किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है उसको समझ नहीं पाएँगे, समझ नहीं सकेंगे। तो किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट्स को चाहे वो सपोर्ट हो, माइग्रेशन हो, रोल आउट हो, उनको समझने के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का नहीं पता होगा, तब तक आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। 5वाँ, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। कि कंपनी की जो है वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? लोकल रिपोर्टिंग है या ग्रुप रिपोर्टिंग भी है या दोनों है? बेटा, लोकल रिपोर्टिंग क्या होती है? लोकल रिपोर्टिंग का मतलब है इन द कंट्री वेयर कंपनी इज currently registered and doing business and submitting financial reports to local authorities। 7वां, group reporting for all countries where business is currently going on and financial reports to be
submitted to corporate yeah head office for consolidation purpose। हम दोनों करेंगे ये लोकल रिपोर्टिंग, जो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम लोकल रिपोर्टिंग और ग्रुप रिपोर्टिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। और 8वां 8 पॉइंट फाइनेंशियल ईयर रिपोर्टिंग करेंसी accounting principle to be identified for each रिपोर्टिंग। और हमने जो है वो ये चीज आइडेंटिफाई भी करनी है साथ साथ कि जो है लोकल रिपोर्टिंग और ग्रुप रिपोर्टिंग, जैसे कि मैंने कहा हम दोनों करेंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करेंगे कि उससे हम लोकल रिपोर्टिंग भी और ग्रुप रिपोर्टिंग भी अचीव कर सकें। तो हर रिपोर्टिंग के लिए उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है और उसकी रिपोर्टिंग करेंसी क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी चीज़ें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इसको फ़िलहाल हम यहीं तक रखते हैं। और फिर जैसे-जैसे हम इसको अपना आगे बढ़ते जाएँगे, हम इसको मज़ीद समझते जाएँगे। तो एक तो आपको जैसे कि अभी मैंने बताया कि रिपोर्टिंग जो है वो 2 तरह की, एक लोकल रिपोर्टिंग और एक दूसरा ग्रुप रिपोर्टिंग। तो अगर मैं ग्रुप रिपोर्टिंग को समझाना चाहूँ तो ग्रुप रिपोर्टिंग लोकल रिपोर्टिंग तो आपको हम करते ही हैं, नॉर्मल है। हर कंपनी जो है वो अपनी लोकल अथॉरिटीज़ के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अपने मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रही होती हैं, लोकल करेंसी में बन रही होती हैं, तो ये तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है और इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो असल में ग्रुप रिपोर्टिंग है और थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है ग्रुप रिपोर्टिंग। तो ग्रुप रिपोर्टिंग को समझने के लिए थोड़ा-सा मैं इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दूँ कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पे 1 + 1 + 1 किया और अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, इसका मैं सम कर दूँ, 1 + 1 + 1 = 3, तो ये तो कोई इश्यू नहीं है, इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं इस 1 के साथ जो है वो करेंसी ऐड कर दूँ, 1 यूएसडी है ये 1 आईएनआर हो गया, ये 1 सिंगापुरियन डॉलर हो गया। तो क्या मैं इस $1 को, 1 आईएनआर को, 1 सिंगापुरियन डॉलर को सम अप करके जो है वो 3 कर सकता हूँ? क्या इसका सम 3 होगा? और अगर 3 होगा तो ये सही होगा? तो अगर हम हमारे पास जो है वो डिफरेंट करेंसीज़ हैं, तो उसको टोटल करना इस तरह नहीं है कि जिस तरह 1 यूएसडी डॉलर हो गया, 1 आईएनआर हो गया या 1 एसजीडी हो गया। इन तीनों को हम सिंपली सम अप करके इसको हम अपना कंसोलिडेशन कर लें। तो
कंसोलिडेशन करने के लिए एक सिंपल सा रूल है कि और लॉजिकल भी है, सिंपल मतलब क्वाइट लॉजिकल, कि जो है ग्रुप रिपोर्टिंग करने के लिए आपका जो है वो करेंसी मस्ट बी इन यूएसडी, काउंटिंग प्रिंसिपल वुड बी आईएफआरएस, और फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। It would be January to December. तो थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, कंपनी में ले लेता हूँ, लेट्स से आप टोयोटा ले लेते हैं, टोयोटा, और जो है ये आपका यूएसए में भी है एक कंपनी, इसने जो है वो आपकी इंडिया में खोली हुई है, एक जो है वो आपका कनाडा में कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो कनाडा में हूँ भाई, तो इसको कनाडा कर देते हैं। ठीक है, अब जो है वो यूएसए में जो कंपनी टोयोटा है, यूएसए में जो है वो आपका लोकल रिपोर्टिंग जो भी आपकी चल रही होगी, जैसे कि हमने ऊपर अभी समझा और पढ़ा कि जो है लोकल रिपोर्टिंग जो है वो यूएसडी में ही हो रही होगी, इंडिया में जो है वो आईएनआर के अंदर हो रही होगी, और कनाडा के अंदर जो है वो कैनेडियन डॉलर के अंदर हो रही होगी। लोकल रिपोर्टिंग है आपकी उनकी जो कंट्री के अंदर जो उनकी करेंसी चल रही होती है या चल रही है, उसके अंदर उनकी लोकल रिपोर्टिंग हो रही है। तो और इनका जो है वो करेंसी यूएसडी है, इसकी आईएनआर है, इसकी सीडीएन है। इसी तरीके से इनका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको हम कर लेते हैं इसको हम कर लेते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसको हम कर देते हैं आईएफआरएस। यहाँ पे जो है वो फिजिकल ईयर फॉलो हो रहा है जनवरी टू दिसंबर, यहाँ फॉलो हो रहा है
टू मार्च और यहाँ लेट्स से ठीक है। एक कंपनी है टोयोटा और जो है उसकी एक ब्रांच जो है वो आपकी यूएसए में कंट्री में चल रही है, एक जो है वो इंडिया में है, एक कनाडा में है। लोकल रिपोर्टिंग जो उनकी चल रही है वो अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री करेंसी चल रही है। अमेरिका की लाजमी सी बात है वो यूएसडी में चल रही होंगी, उनकी रोजाना की डे टू डे फंक्शंस जो है वो यूएसडी में डील हो रहे होंगे, इंडिया में जो है वो इंडियन रुपीज में डील हो रहे होंगे, कनाडा में जो है वो कैनेडियन डॉलर में हो रहे होंगे, और अमेरिका में जो है वो यूएस अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो गैप चल रहा है, फॉलो हो रहा है। इंडिया में जो है वो एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और कनाडा में लेट्स से आईएफआरएस फॉलो हो रहा है। और यूएसए में जो है फाइनेंशियल ईयर जो फॉलो हो रहा है वो जनवरी टू दिसंबर है, इंडिया में अप्रैल टू मार्च है, और कनाडा में जुलाई टू जून है। तो क्या इन तीन चीजों की बेस पे मैं इन तीनों को कंसोलिडेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मुझे कंसोलिडेशन के लिए तीनों को एक स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आना पड़ेगा ताकि मैं उसको मेंटेन कर सकूं। लाइक ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए मुझे तीनों यूएसए, इंडिया, कनाडा की करेंसी सेम रखनी पड़ेगी, तभी जाके मैं उसको कंसोलिडेट कर सकता हूँ। उनका अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम करना होगा, रखना पड़ेगा। इसी तरह उनका फाइनेंशियल ईयर भी जो है वो सेम होना चाहिए। अदर देन दैट हम कंसोलिडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप रिपोर्टिंग में हमने क्या बात की है? हमने ग्रुप रिपोर्टिंग में बात की है कि ग्रुप रिपोर्टिंग क्या है? फॉर ऑल कंट्रीज वेयर बिजनेसेस इज करंटली गोइंग ऑन एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू बी सबमिटेड टू कॉर्पोरेट हेड ऑफिस फॉर व्हाट? फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। कंसोलिडेशन पर्पस मींस हमें यूएसए, इंडिया और कनाडा की कंसोलिडेट रिपोर्ट चाहिए। कंसोलिडेट करने के लिए मैं उस वक्त तक कंसोलिडेट नहीं कर पाऊंगा जब तक जो है उनकी करेंसी सेम ना हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम ना हो, और फाइनेंशियल ईयर सेम ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो है वो आगे मैं आपको आज सिर्फ ये बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स बता दूं कि कौन-कौन से जो है वो हमारे ये आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि चीज़ें अकॉर्डिंगली इसी तरह हो जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट्स टू कंपनी कोड, define
GL account group. Define earning GL account. Third, define fiscal year variant. Assign fiscal year variant to company code. Fourth, define posting period variant. Assign period variant to company code. Define open and close periods. Define field status variant. Assign field status variant to company code. Number 6, define tolerance group. Define GL tolerance group. Define customer vendor tolerance group. Define user tolerance group. Okay. 7th, define डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, जिसके बारे में मैंने आपको पहले अभी कुछ दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी। अगर आपको डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग थोड़ी बहुत समझनी हो तो वो वीडियो आप उसको देख सकते हैं। 8 define tax procedure. Assign tax procedure to country. 9th, define ledgers.
इसमें 2 तरह के लेजर्स पे हम काम करेंगे। One is leading, another is non-leading. Tenth, define accounting principles. The 11th one, define controlling area. Assign controlling area to company code. 12th, define profit center activation settings. 13 है define controlling and finance integration settings. And number 14th, perform baseline consistency check. ये टोटल कोई आपके 14 पॉइंट्स हैं। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने सिर्फ इसको आपको हाईलाइट किया है कि ये वो 14 पॉइंट है जो हम बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में मेंटेन करेंगे या हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में। अभी जो है वो इसको करेंगे कैसे ये समझना है और ये करना है, तो उसके लिए जो है वो हमें इसका टी कोड्स क्या होंगे, ट्रांजैक्शन कोड, और जब हम इसको करने जाएंगे तो हम थोड़ा सा जो है वो एसएपी लैंडस्केप भी इसको समझ लेंगे कि एसएपी लैंडस्केप स्केप क्या क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा हम उसको भी जान लेंगे। ताकि फेमिलराइज हो कि जो है वो चीज़ें किस तरह चल रही हैं और एसएपी लैंडस्केप होता क्या है, उसमें कितने किस्म के जो है वो सर्वर होते हैं, क्लाइंट क्या होता है, ये चीज़ें। बीइंग अ फीको सैफिको कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए। ये जो है मैंने टोटल 14 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन के, और ये आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं इनकी तरतीब। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि इसको समझना कि ये जो हम बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं या जो मैंने लिखी है, जो हम करेंगे, वो हम क्यों करेंगे? और ये ऐसा नहीं है कि ये बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैंने बता दी है, लिख दी है और टी कोड ले लिए और बस स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन और उसको हमने स्टार्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। वही अगेन बिज़नेस रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की जो है वो आपको रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि भाई वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कंपनी डिफाइन करेंगे, उसके तरीके से करेंगे। और जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के माइंडसेट से काम करना है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के माइंडसेट से अगर आप काम नहीं करेंगे
तो आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट को भी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि डेफ़िनेटली कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो सपोर्ट हो, रोल आउट हो, माइग्रेशन हो, अपग्रेडेशन हो, कोई भी हो, वो पहली दफ़ा कभी न कभी इम्प्लीमेंट हुआ था। और अगर आप सपोर्ट में हैं या आप उसकी माइग्रेशन की उसमें हैं प्रोजेक्ट में हैं, ईसीसी टू आप एस4 करना चाह रहे हैं, HANA में करना चाह रहे हैं उसको, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इम्प्लीमेंट हुआ क्या था। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि ये जो प्रोजेक्ट जिसकी मैं सपोर्ट देने आया हूँ, इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई हुई है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई हुई है, इसमें सेटिंग क्या है, तो आप सपोर्ट कैसे देंगे? तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के ये जो और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जो हम अभी कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो हमारा कोर्स चल रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो फिर हम उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसको रोल आउट भी कर सकते हैं, हम उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के अंदर आप जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास अभी इसमें क्लाइंट नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो है कोई बिज़नेस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने खुद से जो है वो तीनों साइड से सोचना है कि क्लाइंट साइड से भी सोचना है, एज़ आप सैफी को कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है और बिज़नेस यूज़र के पॉइंट से भी सोचना है कि वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, रिक्वायरमेंट्स किसी कंपनी की, किसी सिस्टम की क्या-क्या हो सकती हैं। तो इस हवाले से जो है मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे या जो भी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, तो हम रैंडमली नहीं करेंगे। आप अपनी-अपनी कोई कंपनी अ, को सोचें कि आप किस कंपनी को जो है वो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस कंपनी के अंदर। बेहतर तो यही है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी को आप ले लें और उसमें इम्प्लीमेंटेशन का ताकि क्योंकि आप उसको जानते हैं अच्छी तरीके से, उसके प्रोसेस बिज़नेस प्रोसेसेज़ वगैरह की, क्योंकि आप उसमें काम कर रहे हैं। तो वैसे फिर आप आपके अपने ऊपर भी है कि आप किसी कंपनी को सेलेक्ट कर लें कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे टोयोटा लिखा है, आप किया मोटर्स ले सकते हैं, आप जो है होंडा ले सकते हैं, आप कोई दूसरी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और उसको सोचें और फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि जब आप पूरी इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हों, तो आपको किसी भी कंपनी के बारे में फ्रॉम स्क्रैच टू एक्सपर्ट सब चीज़ें पता हों कि किसी कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस क्या-क्या हो सकते हैं, उसके अंदर क्या-क्या जो है वो कस्टमाइज़ेशन आ सकती हैं, क्या-क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, बिज़नेस किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है, मंथ एंड रिपोर्टिंग में क्या होता है, ईयर एंड मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरी कोशिश है कि इसको फुली एक्सपर्ट होके निकलें। तो आज तक के लिए इतना ही है। ये सेशन इसको यहीं पर ही मैं एंड कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह जो है फिर हम आगे से बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, स्टार्ट कर देंगे इसको हम। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि जो है वो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का एक मैंने जो है वीडियो आपको किया था, उसको देख लीजिए ताकि जब हम डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँगा कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, क्यों होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँगा लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँगा कि इसकी नीड क्या है, क्यों करते हैं और अगर नहीं होगा तो क्या इसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज़ आ सकते हैं। तो तब तक के लिए जो है इंशाल्लाह देखें फिर कल परसों में या वीकेंड पे दोबारा बैठते हैं, करते हैं इसको।